नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। आज के दिन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं जनगणना 2027 में यूज होने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक, एक भवन और एक जनगणना मकान की पहचान कैसे करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक शेयर करूंगा, इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन और दिखाते हुए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हो अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो कंटिन्यू करते वीडियो। सबसे पहले देखिए, एक आपके सामने एक इमेज है, ठीक है। एक इमेज में भवन और जनगणना मकान की पहचान करनी है। देखिए, आपको बता दूं यहाँ पहले कि एक भवन आमतौर पर जमीन पर बनी एक एकल संरचना होती है जिसमें 4 दीवारें और एक छत होती है। एक भवन व एक जनगणना मकान का सरल उदाहरण आपके सामने दिखाया है मैंने, ठीक है। इसमें आप देखिए 4 दीवारें और एक छत है जिसकी एक सकल संरचना आपको दिख रही है। तो ये एक भवन है और यही एक जनगणना मकान है। सिंपल सा स्ट्रक्चर है, इसलिए आपको आसानी से ये वाला क्लियर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ जिसमें आपको क्लियर करते हैं। देखिए, यहां पर आपको शंक्वाकार मकान दिख रहा है। यानी कुछ क्षेत्रों में क्या होता है, मकानों के निर्माण की प्रकृति ही ऐसी होती है कि देखने में ऐसा लगता है मानो कोई दीवार ही ना हो, जैसे आपको इसमें दिख रहा है। उदाहरण के लिए शंकु के आकार की छत आपको इस फोटो में दिख रही है। इसमें क्या है कि जो छत है वो लगभग जमीन को छूती है और प्रवेश द्वार भी बना होता है, ठीक है। आप फोटो में देख रहे हैं जिसमें वास्तव में कोई 4 दीवारें नहीं होती। ऐसी संरचनाओं को भी भवन और जनगणना मकान माना जाता है, ठीक है, और ये माना जाना चाहिए। तो ये क्लियर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट फोटो के साथ। देखिए, अभी तक आपने एक सिंपल सा भवन देखा हो, एक ही जनगणना मकान था, लेकिन जनगणना मकान की पहचान का स्तर, भवन के बारे में मैंने बता दिया कि 4 दीवारें और एक छत, ठीक है। अब वो छत की प्रकार और दीवार की प्रकार की भिन्नता हो सकती है, ठीक है। अभी शंक्वाकार वाला भी इमेज देखा, लेकिन यहाँ जनगणना मकान की जो पहचान है वो आपको बता दूं कि जनगणना मकान एक भवन या भवन का वह भाग जिसका उपयोग अथवा पहचान एक पृथक इकाई के रूप में किया जाता है और जिसमें मुख्य प्रवेश द्वार अलग से सड़क पर या साजे अहाते जैसे आंगन होते हैं या सीढ़ियों आदि में खुलता है, ठीक है। यह अधिवासित या खाली हो सकता है। इसका उपयोग आवासीय या गैर आवासीय अथवा मिश्रित रूप में भी हो सकता है। तो ये जनगणना मकान की पहचान का पॉइंट है, ठीक है। तो अब इस फोटो में आप देखेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इस फोटो में कभी कभी एक ही सड़क पर आपने देखा होगा कई अलग अलग इमारतें एक साथ दिखाई देती है, ठीक है। और देखने में क्या होता है कि दोनों से साझा दीवारें से जुड़ी होती हैं और देखने में एक सतत संरचना लगती है, जैसे लग रहा है कि एक की पूरा बिल्डिंग है, ठीक है। और व्यवहारिक रूप से एक दूसरे स्वतंत्र और संभवतः अलग अलग समय बनी होती हैं। ये होता है संभवतः। साथ ही अलग अलग परिवारों के स्वामित्व भी हो सकते हैं या अधिकार में होती हैं। ऐसे प्रकरण में भले ही पूरी संरचना या उससे जुड़ी सभी इकाइयां देखने में एक ही इमारत लगती हों, लेकिन यदि उनका प्रवेश द्वार अलग अलग है तो उन्हें एक अलग भवन माना जाना चाहिए। ध्यान से इस बात को सुनिएगा। और उन्हें एक अलग नंबर दिया जाना चाहिए। क्लियर, अलग अलग भवन मानना है। तो जैसे आप देख सकते हैं 6 सटे हुए भवन आपको यहां दिख रहे हैं, ठीक है। भवन क्रमांक 1 से 4 प्रत्येक में एक जनगणना मकान है, क्योंकि एक भवन है ये नंबर 1 और एक ही इसमें जनगणना मकान है क्योंकि एक ही है इसमें प्रवेश द्वार और एक ही का स्वामित्व है। दूसरे में भी क्या है, आपको 2 नंबर का भवन और 2 नंबर वाला ही एक जनगणना सिंगल में है। ऐसे 3 में भी एक ही भवन एक ही जनगणना मकान, 4 में भी एक ही भवन और एक ही जनगणना मकान। अब भवन संख्या जो आई है 5, ठीक है। आप भवन संख्या 5 में देखेंगे तो 2 इमारतें मंजिल हैं, अलग अलग इनके प्रवेश द्वार हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या हुआ है, ये भवन संख्या जो 5 है और एक परिवार द्वारा नीचे का स्वामित्व है और दूसरे परिवार द्वारा ऊपर का स्वामित्व है। तो इसमें हो गए 2 जनगणना मकान, ठीक है। दिए गए उदाहरण में यदि, ठीक है, अब इस उदाहरण में जो दिया गया भवन संख्या 5 में एक परिवार द्वारा सामान्य उद्देश्य अर्थात रहने के लिए किया जाता है, तो यानी ये जो 5वां वाला भवन है, यदि दोनों मंजिल पर अलग अलग स्वामित्व है, अलग अलग प्रवेश द्वार हैं, तो इसका मतलब है कि दोनों
अलग-अलग जनगणना मकान हो गए, यानी 5 नंबर भवन पे 2 जनगणना मकान। और यदि ये एक ही परिवार का स्वामित्व है और एक ही परिवार के द्वारा उद्देश्य अलग-अलग से यूज़ हो रहा है, जो भी उसके बैठक है, एक में रहना, सोना, खाना, इस तरह से, तो वो एक ही जनगणना मकान माना जाएगा। क्लियर? ऐसे ही छठवें वाले में भी, ठीक है, 3 मंजिल हैं, तीनों के अलग-अलग अगर साझा द्वार हैं, प्रवेश द्वार, और तीनों पे स्वामित्व भी अलग-अलग है। ठीक है? तो क्या होगा इस केस में? इस केस में भी 3 जनगणना मकान छठे वाले में होंगे। क्लियर? और यहां पर बात आती है कि यदि यही छठवां वाला जो भवन है, इसमें एक ही परिवार के अधीन हो जाए सारा स्वामित्व, और वो अपने ही उद्देश्य में यूज करता हो, विभिन्न कार्यों में, किसी में किचन है, किसी में सोना है, किसी में बच्चे लेट रहे, और किसी उद्देश्य से हो रहा है, और वो एक ही के परिवार के स्वामित्व में है, तो वो एक ही जनगणना मकान होगा, भले ही उसमें अलग अलग प्रवेश द्वार भी रहे। क्लियर? तो यहाँ पर जनगणना मकान 3 इसलिए हैं क्योंकि तीनों पे स्वामित्व अलग का है, तीनों में अलग परिवार रह रहे हैं, ठीक है? और तीनों के प्रवेश द्वार अलग-अलग हैं, ठीक है? तो यहाँ पर अब चलते हैं अगली पिक्चर की ओर। देखिए, बड़े शहरों में क्या होता है, बहुमंजिला अपार्टमेंट देखने को मिल सकते हैं। इन प्रकरणों में क्या होता है कि भले ही संरचना एक भवन की तरह दिख रही है, जैसे यहाँ, ठीक है? प्रत्येक फ्लैट अलग-अलग स्वामित्व में होते हैं, व्यक्तियों के आधिपत्य में हो सकते हैं। ऐसे बहुमंजिला संरचनाओं के मामले में जो आपको क्या है कि जिनके कई फ्लैट अलग-अलग व्यक्तियों के स्वामित्व में हैं, पूरी संरचना को एक भवन और प्रत्येक फ्लैट को एक जनगणना मकान माना जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है। क्लियर? नेक्स्ट पिक पर चलते हैं। अब देखिए, पिछली पिक्चर के अपोजिट में थोड़ा-सा, महानगरों में कभी-कभी क्या होता है, स्थानीय प्राधिकारी है, बहुमंजिला अपार्टमेंट में स्थित फ्लैटों को अलग-अलग भवन मानकर उनको क्रमांकित कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, महानगरों में कभी-कभी स्थानीय प्राधिकारी बहुमंजिला अपार्टमेंट में स्थित फ्लैटों को अलग-अलग भवन मानकर उन्हें क्रमांकित कर देते हैं। ऐसे में क्या प्रत्येक फ्लैट को एक अलग भवन मान सकते हैं, क्योंकि इसमें पुनः क्रमांकित करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये स्थितियाँ बहुत ही रेयर केस में होती हैं, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, यहाँ पर एक आपको कुछ केस ऐसे मिल सकते हैं, जहाँ एक ही परिसर के भीतर 3 अलग-अलग भवन हों। दिख रहे हैं आपको? ठीक है? उसमें क्या हो सकता है कि कंपनी या किसी सरकार के स्वामित्व में हो, जिसमें वास्तव में अलग-अलग परिवार रहते हों। ऐसी प्रत्येक इमारत को तो एक अलग भवन माना जाएगा। जैसे एक भवन नंबर 1 ही है, जिसमें 3 मंजिला हैं, ठीक है? और इसमें तीनों जनगणना मकान हो गए, क्योंकि 3 अलग-अलग परिवार रहते हैं, अलग-अलग प्रवेश द्वार है। क्लियर? अब यहाँ पर क्या है, आपको ऐसी प्रत्येक इमारत को तो एक अलग भवन माना जाएगा। यदि इनमें किसी भवन में अलग-अलग फ्लैट में अलग-अलग परिवार रहते हैं, तो उन्हें अलग-अलग जनगणना मकान भी माना जाएगा। जैसे यहाँ दिख भी रहा है, ठीक है? यदि सभी में अलग-अलग परिवार रह रहे हैं, तो सभी को अलग-अलग जनगणना मकान, और यदि ये तीनों ऊपर की जो मंजिलें हैं, वो एक ही व्यक्ति, एक ही परिवार के स्वामित्व में है, तो वो एक ही जनगणना मकान हो जाता है उस केस में। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आप देखेंगे कुछ मामलों में क्या होता है, जनगणना मकान की परिभाषा को अक्षरशः लागू करना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में स्वामित्व और आधिपत्य और एकल उपयोग के साथ-साथ अलग प्रवेश द्वार पर भी एक साथ विचार करना चाहिए। जैसे आप इस फोटो में देख रहे हैं। एक शहरी क्षेत्र है, एक भवन में 5 कमरे हैं, यहाँ देखिएगा, ठीक है? एक भवन में कितने कमरे? 5 कमरे, जिनमें से प्रत्येक कमरे में सामान्य सीढ़ी या आंगन से सीधा प्रवेश द्वार है, ठीक है? परिभाषा के अनुसार क्या होता है कि सभी 5 कमरों को 5 जनगणना मकान माना जाना चाहिए, क्योंकि सभी के प्रवेश द्वार अलग हैं। अब यहाँ पर यदि ये 5 सभी 5 कमरे एक ही परिवार द्वारा उपयोग किए जा रहे हैं, ठीक है? तो इन्हें 5 जनगणना मकान मानना व्यवहारिक नहीं है, नहीं माना जाना है। ऐसे मामले में इन कमरों के एकल उपयोग पर विचार किया जाना चाहिए और संपूर्ण भवन को एक जनगणना मकान माना जाना चाहिए, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया भी था। क्लियर? दूसरी ओर आपको एक और बात बताऊं, यदि मान लो 2 स्वतंत्र परिवार हैं और इन 5 कमरों में रह रहे हैं, ठीक है? पहला परिवार 2 कमरे लिए, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप, कलर अलग है, और दूसरा परिवार 3 कमरों को लिए हुए है, ठीक है? तो उपयोग को ध्यान में रखते हुए कि पहले 2 कमरों को एक जनगणना मकान मानेंगे, क्योंकि एक परिवार के स्वामित्व में आ रहे हैं, और दूसरे जो 3 कमरे दिख रहे हैं, वो एक दूसरे परिवार के पास हैं, जो उसके स्वामित्व में आ रहे हैं। तो यहाँ पर जनगणना मकान कितने होंगे? 2। लेकिन यदि प्रत्येक कमरे में 5 स्वतंत्र, मान लो पांचों में स्वतंत्र परिवार रहे और सभी के प्रवेश द्वार अलग हों, तो इसी भवन में 5 जनगणना मकान कहलाएंगे। क्लियर? तो ये चीज आपको अच्छे से समझनी है। चलते नेक्स्ट। अब देखिए, छात्रावासों या होटलों आदि के मामले में भले ही प्रत्येक कमरे का दरवाजा जिसमें कोई व्यक्ति रहता है एक साझा बरामदे, सीढ़ी, आंगन या साझा कमरे में खुलता है,
जैसे कि सामान्यतः आप पाया जाता है कि एक ही छात्रावास होटल भवन को एक जनगणना मकान माना जाना चाहिए। लेकिन यदि ऐसे छात्रावासों या होटलों में कुछ कमरे बाहरी भवन या अन्य संरचनाएँ हैं, जैसे बाहरी भवन कुछ बने हैं उससे हटके और कुछ अन्य संरचनाएँ भी बनी हो सकती हैं, जिनका उपयोग विभिन्न उपयोग के लिए किया जा सकता है। जैसे कि आप क्या देखते हैं परिसर के भीतर स्थित मुख्य छात्रावास या होटल से जुड़ी प्रत्येक ऐसी संरचना को अलग जनगणना मकान माना जाना चाहिए और उसे अलग जनगणना मकान नंबर दिया जाना चाहिए। जैसे फोटो में आप देख रहे हैं, 3 जनगणना मकानों सहित एक भवन है, ठीक है? परिसर के भीतर हॉस्टल है एक तो ये आपका ग्रीन वाला, ठीक है? दूसरा नंबर जो है वो वार्डन और एक रसोइया निवास के रूप में उपयोग करता है। तो भई एक सकल संरचना है पूरी, लेकिन उसमें जनगणना मकान कितने हो गए? 3, ठीक है? भवन एरिया पूरा 1 हो गया, लेकिन उसमें आपके जनगणना मकान कितने हो जाएँगे? 3। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए देश के कुछ हिस्सों में आवास का स्वरूप ऐसा होता है, ठीक है, कि एक ही परिसर में स्थित झोपड़ियाँ या संरचनाओं के समूह में चाहे वह घिरा हो या नहीं है, ठीक है? एक ही परिवार रहता है लेकिन मुख्य निवास एक झोपड़ी में हो सकता है या जबकि अन्य झोपड़ियाँ संरचनाओं का उपयोग वो सोने के लिए या रसोई के लिए या बैठक के लिए किया जा सकता है, स्नान घर के लिए किया जा सकता है। और यदि प्रत्येक झोपड़ी या संरचना एक अलग इकाई है, किंतु वे एक ही आवास इकाई है, मतलब एक ही के स्वामित्व में उसके अन्य प्रयोगों से है, तो उन्हें सामूहिक रूप से तो एक भवन आप मानेंगे। क्लियर? उसको क्या देंगे? एक भवन। लेकिन जनगणना मकान क्या करेंगे फिर? अलग-अलग? नहीं। उनको जनगणना मकान भी एक ही मानेंगे क्योंकि वो एक ही उद्देश्य से यूज़ हो रहे हैं और एक ही स्वामित्व में यूज़ हो रहे हैं, एक ही परिवार के द्वारा यूज़ हो रहे हैं। भले ही उनके अन्य कार्यों के पर्पज़ से हैं वो। क्लियर? तो यहाँ पे जनगणना मकान भी एक ही होगा और एक ही भवन होगा। क्लियर? अब देखेंगे यदि परिसर में अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली अन्य झोपड़ियाँ भी हैं। जैसे परिसर में यदि जो अन्य जो स्ट्रक्चर हैं वो अन्य उद्देश्य में यूज़ हो रहे हैं। जब एक परिवार अपने ही विभिन्न कार्यों से यूज़ कर रहा है, उद्देश्य उसका अलग नहीं है। किसी में सोना है, किसी में खाना है, किसी में नहाना है, ऐसे कार्यों से यूज़ कर रहा है तो वो एक ही उद्देश्य माना जाता है, विभिन्न उद्देश्य नहीं। क्लियर? अब यहाँ पर क्या है कि देखिए पशुशाला चला रहा कोई, कार्यशाला चला रहा कोई रसोई एक में चला रहा, एक में मुख्य आवास चला रहा। अब आप बताइए इसमें जो रसोई है वो उसी मुख्य आवास का ही एक हिस्सा है, ना कि वो कोई अन्य उद्देश्य है। क्लियर? तो यहाँ पर क्या है कि जो उद्देश्य हैं वो 3 प्रकार के दिख रहे हैं। एक तो आवास का स्तर, एक कार्यशाला का स्तर और एक पशुशाला। तो ऐसे में तो स्ट्रक्चर तो उनका एक ही है भवन का, लेकिन उद्देश्य 3 हो गए तो यहाँ जनगणना मकान 3 हो गए। क्लियर? और तीनों के जो प्रवेश द्वार भी हैं वो अलग-अलग हैं। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो एक भवन और 3 जनगणना मकान कैसे होंगे? एक परिवार द्वारा एक परिसर में 4 संरचनाओं का मुख्य आवास है, रसोई, वर्क सेट और पशु शेड के रूप में उपयोग किया जाता है। मुख्य आवास और रसोई एक साथ एक जनगणना मकान माना जाएगा और अन्य 2 जो संरचनाएँ हैं वो पृथक मानी जाएँगी। ठीक है? यदि संरचना का उपयोग किसी अन्य परिवार द्वारा किया जाता तो ऐसी संरचनाओं को अलग भवन भी माना जाता। ठीक है? तो यहाँ अलग जनगणना मकान उस परिवार के लिए हो जाता। लेकिन एक ही परिवार के अंतर्गत है तो भवन तो एक है, लेकिन उसके जनगणना मकान अलग-अलग उद्देश्य होने के कारण अलग-अलग हो जाएँगे जनगणना मकान। रसोई का उद्देश्य एक ही में रहेगा। क्लियर? अब आप यहाँ देखेंगे कि एक भवन, ठीक है? जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, एक परिसर द्वारा किसी एक सीमाबद्ध परिसर में आवास है, नौकर का क्वार्टर है और गैरेज का उपयोग किया जाता है। यानी एकल हाउसिंग यूनिट है, एकल संरचना ही है, तो एक भवन हो गया और 2 जनगणना मकान। इस उदाहरण में देखेंगे तो नौकर मालिक के परिवार का सदस्य है और वो आवास और नौकर के क्वार्टर को एक साथ एक भवन और एक जनगणना मकान दर्शाया गया है। ठीक है? और यदि ये संभावना 2 कैसे बनेगी? यदि दिए गए उदाहरण में किसी भी संरचना का उपयोग पृथक परिवार द्वारा समान या अलग उद्देश्य में किया जाता है, तो उस संरचना को पृथक भवन और पृथक जनगणना मकान के रूप में माना जाएगा। यदि दिए गए उदाहरण में, ठीक है, संभावना 3 है, नौकर मालिक के परिवार से भोजन प्राप्त नहीं करता, तो ऐसे में इसे अलग परिवार द्वारा, ठीक है, माना जाएगा। तो ऐसी संरचना को अलग भवन और अलग जनगणना मकान भी माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर परिवार की परिभाषा साझा रसोई से होती है। यदि साझा रसोई है तो वो एक परिवार, यदि अलग-अलग रसोई तो वो अलग-अलग परिवार। ठीक है? तो यहाँ पर इस चीज़ को भी समझना है। नेक्स्ट, अब आपको एक संरचना दिख रही है जिसमें आवास है, गैराज है और नौकर का क्वार्टर है। सीमाबद्ध परिसर में है। एक भवन है तो 3 जनगणना मकान हो गए क्योंकि तीनों के अलग उद्देश्य होंगे तब जब आवास मकान मालिक का है, वो खुद भोजन अलग बना रहा है, गैराज अलग उद्देश्य से यूज़ हो रहा हो और नौकर भी अलग अपना खाना बना रहा हो और रह रहे हों अलग-अलग प्रवेश द्वार के साथ। तो ऐसे में 3 जनगणना मकान हो जाएँगे। और यहीं पर यदि क्या हो दूसरे केस में कि यदि जो मालिक और नौकर हैं वो एक साथ साझा रसोई का यूज़ करते हैं, तो ये दोनों एक ही जनगणना मकान में गिने जाएँगे, गैराज दूसरे नंबर का जनगणना मकान हो जाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको कि साझा रसोई जनगणना मकान को गिनने के लिए महत्व प्रदान करता है क्योंकि वो परिवार की परिभाषा परिभाषित करता है। तो इस तरह से ही मैं आपके सामने और भी बेहतरीन
एग्जाम्पल्स लाऊंगा। यदि आपको भी कोई क्वेश्चन करना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अपने एग्जाम्पल के साथ मैं आपके उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके और जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली बार एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना है, धन्यवाद।